बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना शीत युद्ध के दौर को। इस दौर के कई पड़ाव हमने पार किए। हमने जाना कि शीत युद्ध क्या होता है, क्या था क्यूबा का मिसाइल संकट, फिर हमने जाना दो ध्रुवीय विश्व, किस तरह से विश्व पूरा दो खेमों में बंट गया था, दो ध्रुवीयता पूरे विश्व में व्याप्त थी, और फिर हमने जाना इस दो ध्रुवीयता को चुनौती देने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। अब वक्त हो चला है इस अध्याय के अंतिम पड़ाव प्रश्नावली की ओर चलने का, इस अध्याय के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करने का। तो देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें यहाँ 4 कथन दिए हैं और शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथ देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथ के देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ये कथन तो सही है शीत युद्ध के बारे में, क्योंकि 2 देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, उनके सदस्य देश थे, खेमा था और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। तो ये कथन तो सही है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी सही है। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं पर टिकी हुई थी। पहली विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी विचारधारा। तो विचारधाराओं को लेकर भी ये एक तरह का युद्ध था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, ये बात भी बिल्कुल सही है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे से अधिक ताकतवर बनने के लिए हथियारों की होड़ शुरू कर ली थी। अगला कथन, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हो गए थे। ये वाला कथन शीत युद्ध के बारे में गलत है, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे शीत युद्ध के दौरान। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसके उद्देश्य, तो कौन सा कथन है जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। पहला कथन देखते हैं, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाए। तो ये तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद से जो मुक्त हुए हैं देश, उनको स्वतंत्र नीति अपनाने में इसको समर्थ बनाना था। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, यह भी उद्देश्य था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। दूसरा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि गुटनिरपेक्षता अर्थात तटस्थता नहीं। गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, गुटनिरपेक्षता सक्रियता है। वैश्विक मामलों में, वैश्विक युद्धों से विश्व को बचाने के लिए भरपूर प्रयास गुटनिरपेक्षता द्वारा किए जाएंगे, शांति बहाली के प्रयास किए जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। विशेषता किसकी है? महाशक्तियों ने सैन्य संगठन बनाए थे, उनकी विशेषताएं हमें बताई हैं। तो पहली विशेषता बताई है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र से महाशक्तियों के सैनिक अड्डे के लिए ध्यान देना जरूरी था। सैन्य अड्डे के लिए ध्यान देना जरूरी था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। महाशक्तियां अपने सदस्य देशों की सरजमी से सैन्य अड्डों की स्थापना करती थी अन्य महाशक्तियों की जासूसी के लिए। दूसरा, सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। बिल्कुल सही है, उनको विचारधारा और रणनीति दोनों ही स्तरों पर अपना जो महाशक्ति है उसके साथ जाना था, उसका समर्थन करना था। तीसरा, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो उसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। नाटो की जो घोषणा थी उसमें साफ ये बात लिखी हुई थी कि कोई भी सदस्य देश पर अगर आक्रमण होता है तो अन्य देश उसे खुद पर आक्रमण समझेंगे। अगला है, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये गलत है। महाशक्तियां केवल स्वयं परमाणु हथियार विकसित कर रही थी, ना कि वो सदस्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए सहयोग दे रही थी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखें कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। तो पहला देश हमें बताया है पोलैंड। पोलैंड जुड़ा था साम्यवादी गुट से। फिर अगला देश आता है फ्रांस। फ्रांस जुड़ा था पूंजीवादी गुट से। अगला देश आता है जापान। जापान भी पूंजीवादी गुट। नाइजीरिया। नाइजीरिया गुट निरपेक्ष था। उत्तरी कोरिया साम्यवादी गुट और श्रीलंका गुट निरपेक्ष। तो इस तरह से हमने बताया कि कौन सा देश था वो किस तरह की विचारधारा से, किस तरह की महाशक्ति से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों
दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? पहले तो हथियारों की होड़ पैदा हुई, क्योंकि एक दूसरी महाशक्ति को एक दूसरे से ताकतवर बताना था। फिर हथियारों पर रोक पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि गलती से भी कोई दुर्घटना हो गई या फिर अगर युद्ध में हम शामिल हो गए, हमने इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर लिया, तो इसका परिणाम जानने के लिए हम बचेंगे ही नहीं, इससे पूरी मानवता का विनाश हो सकता है। इसलिए इससे हथियारों की होड़ भी शुरू हुई और हथियारों की होड़ पर रोक भी लगी। देखते हैं उत्तर। दोनों ही महाशक्तियां हथियारों की होड़ में शामिल हो गई थी। एक दूसरे से अधिक ताकतवर बनने की प्रतिस्पर्धा में दोनों गुटों ने अधिक से अधिक हथियार बढ़ाने शुरू कर दिए थे। नियंत्रण कैसे हुआ? दोनों गुट इस बात के प्रति सजग हुए कि परमाणु हथियारों के युद्ध में उपयोग से दोनों ही पक्षों को अत्यधिक हानि होगी तथा ये जान पाना भी असंभव होगा कि युद्ध में विजयी कौन हुआ। साथ ही यदि गलती से कोई दुर्घटना हो गई परमाणु हथियारों से संबंधित, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए दोनों गुटों ने हथियारों की होड़ को रोकने का फैसला करते हुए इस संदर्भ में अनेक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। इस बारे में भी हमने पढ़ा था जब हमने अध्ययन किया था कि क्यों जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन रखती थी। उनसे कई संसाधन उन्हें प्राप्त होते थे, उनकी सरजमी का उपयोग सैनिक अड्डे लगाने के लिए किया जाता था, अपनी विचारधारा का प्रभाव बढ़ाने के लिए उनका उपयोग होता था। तो देखते हैं उत्तर कि इन देशों में वे अपने हथियार व सेना का संचालन कर सके, महत्वपूर्ण संसाधनों तेल और खनिज आदि की प्राप्ति और सैनिक ठिकानों के लिए जहां से ये महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि शीत युद्ध सीधे तौर पर शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दें। शीत युद्ध सीधा शक्ति संघर्ष नहीं था, निसंदेह विचारधारा से संबंध था इसका। कितनी बार हमने पढ़ा है ये बात कि जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका समर्थन अमेरिकी खेमा कर रहा था, साम्यवादी विचारधारा का समर्थन सोवियत खेमा कर रहा था। दोनों ही अपनी विचारधारा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहते थे और इसीलिए दोनों अधिक से अधिक अपने गुटों में सदस्य बढ़ाना चाहते थे ताकि इस बात को वो प्रमाणित कर सकें कि उनकी विचारधारा है वो ज़्यादा मान्य है। तो देखते हैं आंसर कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था, किंतु इसमें विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। इस बात से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियां अलग अलग विचारधाराओं का समर्थन कर रही थी और अपनी विचारधारा का प्रभाव एवं वर्चस्व अधिक से अधिक प्रसारित करने पर आमदा थी। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था, वहीं सोवियत संघ की अगुवाई वाला गुट समाजवाद और साम्यवाद का समर्थक था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया? देखिए, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति गुटनिरपेक्षता की नीति थी। गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सदता हो, ना कि महाशक्तियों का। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश कर सकता था। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रही है और उस पर अनुचित दबाव डाल रही है, तो भारत के पास विकल्प था कि वो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही भारत पर अपनी धौंस जमा सकता था। अगला प्रश्न लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों ने तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने शिखर पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के देशों के विकास के दौर में कैसे मदद पहुंचाई। देखिए, शीत युद्ध के दौर में स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने 2 ही विकल्प थे, अमेरिकी खेमा और सोवियत संघ खेमा। अब उनके सामने तीसरा विकल्प आ चुका था, वो था गुटनिरपेक्ष था। विकास में कैसे मदद पहुंचाई?
कि 1970 के दशक के मध्य आर्थिक मुद्दे थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रमुख हो उठे थे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन था वो एक आर्थिक दबाव समूह बन गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकल्प चुनने से ये देश स्वतंत्रता पूर्वक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के निर्णय ले पाए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश एक दूसरे के विकास में सहयोग हेतु तत्पर थे। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग और सहायता पहुंचाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। पिछली वीडियो में भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोवियत संघ के विघटन एवं शीत युद्ध के अंत से गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता या प्रभावकारिता में कमी आई है। थोड़ी कमी तो आई है गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में, लेकिन ये अप्रासंगिक हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि वे देश एक साथ आते हैं तो वो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत से छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति वे अपना सकते हैं। साथ ही यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। इसलिए अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और जिस कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। तो देखा हमने कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और अब भी हमने ये बात अच्छे से जान ली कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन केवल दो खेमों में बंटने की बात को लेकर ही सीमित नहीं है। अभी आर्थिक विकास की भी बात करता है, विश्व के सामने आ रही विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बारे में भी बात करता है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। धन्यवाद।